अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें? केन ने सोचा। कोच जिम ने कहा था कि यह बेहतरीन यात्रा रहेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति समर्पित होने के बाद वो कितनी अद्भुत जगहों पर जा रहा था और कितने कमाल के लोगों से मिल रहा था। आज कैजुअल पोशाक वाला शुक्रवार था। उसे ऑफिस में साथियों की प्रतिक्रिया देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ जब उसने उन्हें बताया कि उसने अलमारी के बिल्कुल नीचे से अपनी बोटिंग ढूंढ निकाले थे और वो शॉर्ट्स पहनकर क्यों आया था। वो ऑफिस के बाद नाव चलाने जा रहा था। उसका दिल रमीनी नियमों को तोड़ने के लिए ललचा रहा था, लेकिन अंततः उसने उस आदमी का नाम वही बताया जिसकी नाव पर वो सवारी करने वाला था। एक सम्मानित व्यवसायी मालिक जो समय समय पर कारोबारी खबरों की सुर्खियों में आते रहते हैं। शाम को जब वो अपनी डेस्क से उठने लगा तो केन ने अपनी नोटबुक को देखा। अब इसमें पेट से सीधी बातें शामिल हो चुकी थीं, यानी गति और लेवरेज के नियम जो 1% के फॉर्मूला पर आधारित है। केन का लगना कि नोटबुक नाव पर ले जाना मुनासिब नहीं होगा। उसकी सीखी बातों की सूची इस तरह थी। कार्य करने से वो निष्क्रियता दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रहती है। गति आपको चलायमान रखती है। सही लेवरेज आपके प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देता है। 20-80 सिद्धांत के कारण आपको अपने कार्यों में छोटे परिवर्तनों की तलाश करनी चाहिए जो आपके परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर दें। गति, लेवरेज, व्यवहार और लहर प्रभाव संलग्नता की ओर ले जाते हैं। हालांकि वो मानता था कि वो कभी कभार धीमा पड़ जाता था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह में वो ज़्यादातर वे छोटे परिवर्तन कर रहा था जो उसने अपने ऑफिस और घर पर करने के लिए चुने थे। दुख की मुक्कों पर उसने सोचा कि शायद उसे थोड़ा सा लहर प्रभाव दिख रहा था जिसके बारे में पेट ने बात की थी। जब उसने एक कोरा पेज पलटा जिसे वो अपने अगले शिक्षण सत्र के बाद भरने वाला था तो उसे रोमांच की गूंज महसूस हुई। एक बार जब वे जमीन और दूसरी नावों के रास्ते से दूर पहुंच गए तो उन्होंने पाल उठा दी। पल भर में 2 दास्तान ख्वाह शिष्यों में बट रहे थे। उनकी निगाह समुद्र के विस्तार और सामने के आसमान पर थी जब नाव पानी को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर बॉब ने इशारा करते हुए केन से कहा, हम इस तरफ जा रहे हैं। यह एक छोटा टापू था, यानी समुद्र के ऊपर निकला एक तरह का चट्टानी टुकड़ा। केन की हड्डियों में थोड़ा पसीना आ गया जब उसे एहसास हुआ कि ठीक दिशा से एक तेज हवा बह रही थी, यानी उन्हें हवा के खिलाफ नाव चलानी होगी। बॉब ने पूछा कि आपको याद है कि टेक कैसे किया जाता है, यानी हवा के खिलाफ नाव कैसे चलाई जाती है। केन ने थोड़ी अनिश्चितता से सिर हिलाया। वो जानता था कि जब आप हवा के खिलाफ नाव चला रहे होते हैं तो आपको इस तरह टेक करना होता है कि हवा पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से पाल में भर जाए। इस तरह आप आधी तिरछी नाव चलाते हुए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत सालों से उसने ये काम नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा कुछ समय में ये उसे याद आ जाएगा। बॉब ने केन को दिखाया कि यह काम सफलतापूर्वक कैसे किया जाता है। वे पहले नाव को एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में ले गए, लेकिन हमेशा टापू की ओर लगभग 40% का कोण कायम रखा। फिर वे गति बढ़ाते गए और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा दिशा बदलने लगे। बॉब नाव घुमाते जा रहे थे जिससे वो संतुलन बनाने के लिए केन को इधर से उधर कूदना पड़ रहा था। उसे ऐसा लगा मानो वो एक बार फिर हाई स्कूल फुटबॉल अभ्यास में पहुंच गया हो और दिन में 2 अभ्यास कर रहा हो। बराबरी करने के लिए उसे सख्त ध्यान केंद्रित करना पड़ा, सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ उछलने में ही नहीं बल्कि सामने वाली तिकोनी पाल की रस्सियों को ढीलों से भी फिर उसे विपरीत सिरे पर खींच रहा था, जबकि बॉब मूल से संभाल रहे थे। बाहों में पसीना पहुंचने के लिए एक पल का समय देने के बाद बॉब ने पतवार वाली मुठ्ठिया का नियंत्रण केन को थमा दिया और कहा, अब ये काम आप करो। केन का मुंह सूख गया और उसके चेहरे पर नमकीन पानी पड़ने लगा जब वो नाव को हवा के खिलाफ ले जाने लगा। क्या उसकी कल्पना थी या वास्तव में हवा अचानक ज्यादा तेज हो गई थी? कुछ समय तक उसी दिशा में चलने के बाद केन ने दिशा बदलने का फैसला किया। उसने पतवार को सावधानी से धक्का, कुछ ज्यादा ही सावधानी से, और स्पष्ट रूप से प्रयास दूर नहीं, क्योंकि नाव को मोड़ पूरा करने के लिए जो गति चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। हवा तेजी से सीधे उन पर पड़ी। केन चकित था कि इस पल भी उसके दिमाग में इतनी स्पष्टता थी कि वो पेट और उसकी कड़ी बात के बारे में सोच सके, जो कि कोई गतिमान वस्तु गति में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न हो। पाल भरने के बजाय सिर्फ फड़फड़ाती रही और नाव रुक गई। केन के लिए यह शर्मिंदगी की बात थी कि शायद हवा नाव को पीछे की ओर धकेल रही थी। बॉब के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो यह पतवार फरमाने वाली मुठ्ठिया को पूरब के रास्ते थामे रहें जब तक कि नाव पीछे जाना बंद न हो जाए और एक दिशा में हल्की तिकोनी न चलने लगे। जल्द ही हवा पाल में भर गई और वे एक बार फिर से सही दिशा में जा रहे थे। ये नाव चलाने की सबसे बुनियादी योग्यताओं में से एक है जिसमें आपको माहिर बनना होता है। अपने आसपास की स्थितियों पर ध्यान देना और प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप इस तरह से ढलना ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, जीवन की तरह ही। चट्टानी टापू की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, मान लें वो आपका लक्ष्य है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि यदि आपको सिर्फ प्रतिरोध ही मिल रहा है तो शायद आपको थोड़े अलग कोण से अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को जान लें, फिर सही दिशा पर केंद्रित करें जो आपको उसकी ओर ले जाए। केन, इसका मतलब यह है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर जोर नहीं देना है? जी सर, उसने जवाब दिया।
कल्पना करें अगर आप अपने ध्यान को अपनी दिशा और अपने लक्ष्य से भटकते हुए देखें, भटकने दें तो क्या होगा। कल्पना करें अगर आप इसे सिर्फ 1% ही भटकने दें। मैं टापू पर पहुंचने के बजाय उसके पास से गुजर जाऊंगा, यह काफ़ी छोटा है। नहीं कहा फिर उसकी ओर दोबारा लौटने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। या फिर उस चट्टान से भी टकरा सकते हैं जो पश्चिम दिशा में पानी के नीचे है। जाहिर है आप टापू से ज़्यादा नहीं भटक सकते क्योंकि वो करीब भी है ना। निश्चित रूप से। लेकिन मान ले कि आपके सामने कोई लंबी अवधि का लक्ष्य है। मान ले मैं आपसे कहता हूं कि आप हमें सोमवार से आयरलैंड तक ले चलें। तब तो मुझे कुछ फ़ोन करने होंगे, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेड्यूल से हटानी होंगी, केन ने हंसते हुए कहा। बॉब मुस्कुराए और बोले, हाँ, हमें रास्ते को कुछ ज़्यादा लंबी समुद्री यात्रा करनी होगी। यदि परिस्थितियाँ अच्छी रहीं तो 30 से 40 दिन लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूर में औसतन सिर्फ 1% ही भटक जाएं, यह मानते हुए कि आप बिना दिशा बदले सबसे छोटे मार्ग पर हैं जो आप किसी तरह कर नहीं सकते, तब भी आप अंततः या तो कोस्ट पर पहुंच जाएंगे या फिर आयरलैंड, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दाईं तरफ 1% भटके थे या बाईं तरफ 1% भटके थे। केन ने कहा, यह बस 40 दिन आगे का लक्ष्य है और लक्ष्य से भटकाव सिर्फ 1% है। मेरे कुछ लंबे समय के लक्ष्य जैसी ज़्यादा दूरगामी हैं और वे दिशा में इससे ज़्यादा भटक सकते हैं। उसने इस बारे में सोचा कि वो 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहता था। उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसके बच्चे कॉलेज के लिए तैयार होंगे, इस बारे में जब वो रिटायर होने के लिए तैयार होगा। 1% मायने रखता है, यह मायने रखता है। केन ने सोचा बॉब में लीडर का अनधिक आभा मंडल था। उनके सफेद बाल बहुत छोटे थे और उनका डील ढॉल तथा लंबा चौड़ा पैदाइशी नाविक जैसा था। बॉब, आप नौकायन में इतने अच्छे कैसे बन गए? क्या कोई रहस्य है? आप नैसर्गिक प्रतिभा के धनी दिखते हैं। मजाक कर रहे हैं, बॉब ने कहा। जहां मैं पैदा हुआ था वो बस खेत ही था। समुद्र की बात तो रहने ही दे। हमने शायद ही कभी स्विमिंग पूल देखे थे। किशोरावस्था में मेरा एक कजन झील के पास रहने लगा और उसने एक पाल वाली नौका खरीदी थी। हर गर्मियों में मैं वहां जाता और जल्द ही मैं नौकायन का दीवाना हो गया। लेकिन मैं नैसर्गिक प्रतिभा का धनी नहीं था। मैंने ढाई में से नाव निकालने या पाल उठाने में गलतियां की थीं। मैं नाव उल्टा देता था, मैं जमीन में नाव टकरा देता था। वैसे मैं अभ्यास करता रहा। मैंने अपने से 5-6 साल छोटे बच्चों के साथ प्रारंभिक नौकायन प्रशिक्षण लिया। मैंने क्लास के पहले और बाद में अभ्यास किया। मैंने अभ्यास में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घंटा लगाया, जब तक कि मैं प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं हो गया और अंततः मेरी बुद्धि की नाव नहीं हो गई जिसमें मैं रेस करता था। हम इस रेस में दूसरों के लिए ये लोगों की जरूरत होती थी। सप्ताह के दौरान अभ्यास करते थे और रेस के बाद सवाल पूछकर विश्लेषण करते थे। बॉब केन का सारा ध्यान खींचने के लिए ठहरे और फिर उन्होंने कहा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको 1% के फॉर्मूले के बारे में जान लेना चाहिए। स्वाभाविक जैसी कोई चीज नहीं है। उन सफल लोगों के बारे में भूल जाओ जिनमें किसी चीज की स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। यह बकवास है। सब कुछ अभ्यास का मामला है। बॉब ने फिर केन से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप सचमुच अच्छा बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से, केन ने कहा। उसे महान नाविक की उतनी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन करियर संबंधी, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य तथा फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें जिनमें वो सचमुच अच्छा बनना चाहता था। देखिए, अगर आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि कोई दूसरा क्या कहता है, लेकिन ये सब अभ्यास के बारे में है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। दरअसल सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा। केन ने उनकी ओर अविश्वास अंदाज में देखा। वो आंकड़ा वे कहां से उठा रहे थे? ये कई अलग अलग अध्ययनों में साबित किया जा चुका है। यदि आप किसी भी चीज, व्यवसाय, गणित, विज्ञान, संगीत, साहित्य, शतरंज, ताश वाले जो हैं में उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए 10,000 घंटों के सुनियोजित अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन ये बहुत लंबा समय है। अगर आप हर सप्ताह 20 घंटे अभ्यास करें तब भी इसका मतलब 10 साल होता है। ओहो, उन लोगों के बारे में क्या जो अद्वितीय प्रतिमा के साथ पैदा होते हैं, जैसे कोई प्रतिभाशाली पियानो वादक? केन, दरअसल मेरी नातनी भी एक शीर्ष शास्त्रीय संगीतकार है। वो वायलिन वादक है। मैंने देखा है कि वो कितने रिहर्सल करती है। किसी ने तो यह अध्ययन भी किया था कि उसे जैसे लोगों को अभ्यास में कितना समय लगता है। एंडर्स एरिक्सन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कुछ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट संगीत स्कूल में वायलिन वादकों का अध्ययन किया। उसने उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक वे जिनका स्तर बनना तय था, दूसरे वे जो सम्मान अच्छे थे और पेशेवर वादन कर सकते थे, और तीसरे वे जो अच्छे तो थे लेकिन बेहतरीन नहीं थे और जो संभवतः आगे चलकर वायलिन शिक्षक बनेंगे। एक मामूली फर्क जो उन्हें कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यास के घंटों की संख्या। जो शिक्षक बनने के लायक थे उन्होंने 4,000 घंटे लगाए। जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादन कर सकते थे, 8,000 घंटे। सबसे ऊपर प्रतिभाशाली अकल वादक, उन्होंने कहा और जवाब के लिए केन की ओर देखा। मुझे अंदाजा लगाने दें, 10,000 घंटे। दोनों व्यक्ति एक साथ मुस्कुराने लगे। वैज्ञानिकों को नैसर्गिक प्रतिभा का धनी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने अभ्यास के बिना शिखर पर सिर्फ इसीलिए पहुंच गया क्योंकि उसमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। अब जानते हैं बेहतरीन बात क्या है?
उन्हें एक दुखी व्यक्ति नहीं मिला जो पूरे दिल से अभ्यास कर रहा था लेकिन कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। सीखने वाली बात यह है कि यदि आप अभ्यास में समय और प्रयास लगाते हैं तो आपको सुधार दिखेगा। यदि आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। बॉग, ये मैं सोच भी नहीं सकता। क्या ये कारोबार में भी सही नहीं है? कुछ लोगों में सच्ची कदम उठाने का सहज बोझ होता है। मेरा मतलब है, देखे तो सही कि बिल गेट्स ने कितना कुछ कर दिया है जिसके करीब भी कोई नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, बिल गेट्स को ही ले लें, बॉब ने जवाब दिया। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी पुस्तक आउटलायर्स में उनके बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि वे बिल हाई स्कूल में जिस फर्म से जुड़े थे वहां नहीं थे। नहीं, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वे आधी रात को यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स से समय चुराते भी थे। इसीलिए उनके पिता हमेशा हैरान होते थे कि सुबह उन्हें उठाना कितना मुश्किल होता था। लेकिन जब तक उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ी तब तक वे 10,000 घंटों से ज्यादा की प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर चुके थे। उन्होंने संसार के लगभग हर अन्य व्यक्ति से ज्यादा अभ्यास कर लिया था। केन को पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। निश्चित रूप से कुछ लोग तो महान बनने के लिए ही पैदा होते हैं। शीर्ष खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? मेरा मतलब है, वेन ग्रेट्स्की को देखें। वो आदमी ऐसी चीजें देख सकता था जिन्हें दूसरा नहीं देख सकता था। मुझे याद है, वे बर्फ पर पूरी तेजी से दौड़ते और विपक्षी टीम के साथी को पीछे की ओर विभड़ फड़क का पास दे सकते थे जो उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। केन ने अचरज में सिर हिलाया जब उन्होंने ग्रेट्स्की के दावों की ओर बार बार अपने दिमाग में देखने और सोचने की कोशिश की कि ग्रेट्स्की ने ये ज्यादा कारनामे कैसे किए। वे खुद भी इसका कारण नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक भावना रहती थी कि बाकी खिलाड़ी बर्फ पर कहां थे, इसीलिए वे बिना देखे ही पास दे सकते थे। वे वहां नहीं जाते थे जहां पक्की थी, वे तो वहां जाते थे जहां पहुंचने वाली थी। बॉब ने कहा, ऐसा लग सकता है कि उनके पास छठी इंद्री है, लेकिन इन चीजों का अध्ययन करने वाले खेल वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। दरअसल उनका मस्तिष्क उनके आसपास के सारे संकेतों की प्रतिक्रिया किसी दूसरे से ज्यादा अच्छी तरह कर लेता था। उनमें से सोचें, आपको क्या लगता है उन्होंने इस खेल में कितने घंटों का अभ्यास किया होगा? उन हजारों घंटों से शुरू करें जो उन्होंने अपने घर के पीछे बर्फीले वर्ग के मैदान पर दूसरे बच्चों के साथ बिताए, फिर अपनी टीम के साथियों के साथ हजारों घंटों का अभ्यास किया। मैं एक पूर्ण कॉलेज खिलाड़ी को जानता हूं जिसका ध्यान इस बात पर गया कि जब उनके विरोधी गोल बनाते थे तो बर्फ पर उनके स्केट्स की आवाज बदल जाती थी। इस ज्ञान से उनके डंक को विफल करने के दौरों से ज्यादा समय मिल जाता था। यदि मेरा मित्र यह माप सकता था तो जरा सोचो कि ग्रेट्स्की शायद अपने पीछे बर्फ पर स्केट्स की आवाज सुनकर ही सटीकता से जान जाते थे कि पक्ष कहां देना है, हालांकि वे चेतन रूप से उससे नौकरी नहीं रख रहे थे। वैज्ञानिकों ने एक वीडियो गेम प्रशिक्षण तैयार किया है जो ग्रेट्स्की जैसे हॉकी खिलाड़ियों की मैदान की बेहतर अनुभूति कर सके। वे उनके आसपास के खिलाड़ियों की जानकारी को ज्यादा अच्छी तरह मापने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि आप ऐसी असाधारण योग्यता विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है तो उन सारी दूसरी योग्यताओं के बारे में सोचिए जो आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। केन ने सोचा कि वो इस ज्ञान का उपयोग भविष्य में कर सकता है और इससे फायदा उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा, आगे चलो। बॉब की मदद से वो नाव चलाने में थोड़ा ज्यादा आरामदेह महसूस करने लगा था, लेकिन वो शांत हो गया जब उसने उस छोटे चट्टानी टापू को पूरा जिसके वे करीब पहुंच रहे थे। वो अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा था और इससे उस बात की पुष्टि हुई जो उसने पहले सोचा था। उसने कामकाज में 10,000 घंटों से ज्यादा लगाए थे, लेकिन उसे महसूस होता था कि वो अपने करियर में महारत हासिल नहीं कर पाया है। वो एक तरह के मैदानी इलाके में पहुंच गया था जहां से वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। उसने संबंध कायम रखने तथा आत्मविश्वास बनाने में भी 10,000 घंटों से ज्यादा लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद कई बार संघर्ष क्यों किया? बॉब, मैं अपने कामकाज में हर सप्ताह 45-50 घंटे लगाता हूँ, यानी साल में कम से कम 2,200 घंटे। मैं 25 साल से हूँ, यानी मैं कम से कम 11,000 घंटे लगा चुका हूँ। आपके हिसाब से तो अब तक मुझे सीढ़ियों पर बना जाना चाहिए था। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनका पक्का 30-40 साल का अनुभव तो होता है, लेकिन वे अपने कामकाज में उतने निपुण नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? हालांकि इस सहज कारण से वो परेशान हो रहा था, लेकिन केन ने अपनी बात एक हंसके फुलके मजाकिया लहजे में कहने की कोशिश की। बॉब ने 100% गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है। उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। कारण यह है कि उन्होंने किसी विकास या विस्तार की कोशिश नहीं की है। अब आपके पहले प्रश्न पर लौटते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर आप 10,000 घंटे से ज्यादा लगा चुके हैं तो उसके बावजूद आप शिखर पर क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, ये अभ्यास के घंटों की मात्रा का ही मामला नहीं है, ये उन घंटों की गुणवत्ता के बारे में है। एंडर्स एरिक्सन इसे सुविचारित अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहता है। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता।
उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। सुविचारित अभ्यास खास तौर पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसे दोहराया जा सकता है। इसके साथ सृजनात्मक फीडबैक भी जरूरी होता है, बॉब ने कहा, मानो वे एक के बाद एक बिंदु बता रहे हों। ये आनंददायक नहीं होता, ये मुश्किल होता है, कई बार तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं भी अपने काम को आनंददायक तो नहीं कहूंगा, केन ने थोड़े रहस्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। अब उसने एक हल्के फुल्के अंदाज की कोशिश छोड़ दी थी। बॉब ने एक तुष्टिकालक हाथ उठाते हुए कहा, केन, मुझे शक नहीं है कि आप अपने करियर में प्रयास और कड़ी मेहनत करते हैं। वैसे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आपका लक्ष्य अपने काम में देश में सर्वश्रेष्ठ बनना है और आप महसूस कर रहे हैं कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। केन ने एक बार सिर हिलाया। बताइए। बचपन में क्या आपने कोई वाद्य यंत्र बजाया था, केन? हाँ, पियानो। आपने हर दिन कितनी देर अभ्यास किया था? मंगलवार से शुक्रवार तक 3 मिनट और हर सोमवार 1 सप्ताह। आपने हर दिन सुविचारित अभ्यास में कितना समय गुजारा? केन ने पियानो बजाने में बिताई दोपहरों के बारे में सोचा, जब वो खिड़की के बाहर नजर चुराता था और सोचता रहता था कि काश वो दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता। सच्ची, जरा भी नहीं। या हर सोमवार को 30 मिनट, अगर आप सबको गिनो तो। अब कुछ साल चलते हैं। मैं नहीं सोचता कि ये जहां जा रहा है वो मुझे पसंद है। केन दांत भींचने वाले अंदाज में मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जहां ये आपको आगे ले जाएगा वो आपको पसंद आएगा, बॉब ने जवाब दिया। आप उन घंटों को ना गिने जो आप प्रशासनिक कामों में बिताते हैं, रिपोर्टिंग और दूसरी चीजों पर बिताते हैं, जिनमें आपके पद की खास योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। अब बताइए कि आप अपनी खास योग्यताओं को प्रदर्शित करने में कितना समय बिताते हैं। यह सोचते समय केन ने हैरानी में सीटी बजाई। शायद 18 से 20 घंटे। आप अपने पद की योग्यताओं के सुविचारित अभ्यास में कितना समय लगाते हैं? कामकाज में हमेशा इतने सारे व्यवधान रहते हैं। केन ने खुद को विचारों के सिलसिले से दूर किया, क्योंकि वो सिर्फ बहाना बना रहा था। दरअसल उसने कभी कामकाज में ऐसे कार्य का केंद्रित प्रयास नहीं किया था जिनका लक्ष्य खास तौर पर उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाना हो, जिन्हें दोहराया जा सकता हो, जिनमें सृजनात्मक फीडबैक शामिल हो और जो चुनौतीपूर्ण हो। उसने अपना सर हिलाया। शायद 1 महीने में 1 घंटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों की तरह आप काम कर रहे हैं, सुविचारित अभ्यास नहीं कर रहे हैं। केन को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो वो नींद में चल रहा था और बॉब ने उसे अभी अभी हिलाकर जगाया हो। शायद इसमें अजब बात है, जब आपके करियर के लक्ष्यों की बात आती है तो आप कितना समय उस अगले पद की योग्यताओं में बिताते हैं जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं। केन एक पल खामोश रहा, फिर बोला, देखिए, अगर हम सीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसका मतलब होगा नेतृत्व योग्यताएं, रणनीतिकता, बड़ी तस्वीर वाले स्वप्न दर्शन। उसके शब्द अटक गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा ध्यान हाल के कामों पर केंद्रित किया था और भावी योग्यताएं विकसित करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। वास्तव में उसने उन चीजों के सुविचारित अभ्यास में बहुत कम समय बिताया था जिनमें वो अच्छा होना चाहता था। अपने करियर में या अपने घर में? बॉब ने धीरे से पूछा। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये परम से ज्यादा है, केन ने कहा। उसने पानी के पार देखा और अपनी त्वचा पर नमक की चुभन महसूस की। ये प्रश्न सुनने में दर्दनाक था, लेकिन बिल्कुल सही निशाने पर लगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर एक नई वास्तविकता उस पर हावी हुई। केन ने पूछा, लेकिन मुझे अभ्यास करने के लिए इतना सारा समय मिलेगा कैसे? मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है। हाल फिलहाल आप जैसे लोग जैसे हैं जो सिर झुकाकर काम करते रहते हैं, दिन गुजारते हैं, सुविचारित अभ्यास के लिए ज्यादा समय नहीं निकालते हैं, ठीक है? बॉब ने कहा। ये एक निष्पक्ष आकलन है। देखिए, आप जिस चीज में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं उसका अभ्यास करने के लिए अगर आप एक दिन में बस 1 घंटा देते हैं तो क्या होगा? क्या आप सिर्फ 1 घंटे का समय दे सकते हैं? केन की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह असंभव है, लेकिन फिर उसने उन मिनटों को जोड़ा जो वो हर दिन ऐसी फिजूल चीजों पर खर्च करता था जो उसे दरअसल कहीं नहीं ले जाती थीं। आप जानते हैं, मैं शायद काफी निर्दयता से नेट सर्फिंग में हर दिन कम से कम 1 घंटा बिताता हूं या टीवी के सामने पड़ा रहता हूं। इसके बजाय अगर आप हर दिन एक चीज का सुविचारित अभ्यास करें तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कितना लाभ होगा? आपको क्या लगता है आप काफी अच्छा सुधार देखेंगे? अपने शोध के बारे में जो बताया है उससे तो। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं, 1 दिन में बस 1 घंटा, तो ये करने लायक है। ये खत्म नहीं होता है, बॉब ने जवाब दिया।
सुविचारित अभ्यास के अवसर पहले ही नाक के ठीक नीचे चले आते हैं। आपने तो बस उन पर अब तक गौर नहीं किया है। वास्तव में आपका पूरा जीवन अभ्यास का अवसर है। कुंजी ये है कि कम को अभ्यास में बदलना है। ये नियमित रूप से पीछे हटकर कुछ मिनटों तक अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने का मामला है। ठहरकर नियमित समीक्षा आप हर घंटे बाद, हर कुछ घंटों बाद या हर कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से सबसे कारगर हो। महत्वपूर्ण ये है कि आप ये आकलन करें कि आपने कितना अच्छा किया और आप वैसा ही कार्य करते समय अगली बार सुधार कैसे कर सकते हैं, जैसा कोई हॉकी खिलाड़ी के साथ करता है। नहीं, क्योंकि याद रखो, सृजनात्मक फीडबैक सुविचारित अभ्यास का अत्यावश्यक हिस्सा है। ये फीडबैक आप खुद को दे सकते हैं या फिर आप अपने बॉस या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि वो 2-3 चीजें ऐसी बताए जो आपने अच्छी की थीं और 2-3 चीजें जिन्हें आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे। ये सरल लगता है। अगर मैं ये करता हूं तो क्या इससे सचमुच फर्क पड़ेगा? ये कभी वैसा तो नहीं होगा जैसा मेरी नातिन हर सप्ताह 20 घंटे वायलिन का अभ्यास करती है या ग्रेट्स्की अपना सारा समय बर्फ पर बिताते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावी होगा केन। इस बारे में सोचिए। यदि आप अपना फोकस इस तरह बदल रहे हैं ताकि आप हर दिन का कार्य करते समय भी अभ्यास कर रहे हैं, तो वो बहुत कार्य आपकी योग्यताओं को बेहतर बनाने का तरीका बन जाते हैं। ठीक है? उन्होंने अपनी तर्जनी से हवा में मुद्रा बनाई। वे निश्चित रूप से दोहराए जा सकते हैं। एक तो आप खुद को सृजनात्मक फीडबैक दे सकते हैं या ऑफिस में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक अंत में, आपने खुद कहा था कि कामकाज आपको आनंददायक नहीं लगता है, इसीलिए ये सही भी है। वास्तव में मैं सुझाव देता हूं कि आप दरअसल ज्यादा कठिन कार्य करने की पहल स्वेच्छा से स्वयं करें, क्योंकि यदि आप कार्यों को चुनौतीपूर्ण चुनेंगे तो ये सीखने और विस्तार करने का मौका है। अब बात गहन की समझ में आ गई। आपका मतलब समझ सकता हूं, उसने कहा। जब हम दिशा बदलने लगे तो मैंने गौर किया कि आप अपने अवसरों में गति बढ़ाते थे। धीरे धीरे मुझ पर ज्यादा दबाव डाला जाता था। दरअसल मैं महसूस करता हूं कि मेरे हिसाब से मैं जितना करने में सक्षम था उसके पार पहुंच गया था। क्रमिक तनाव, इंक्रीमेंटल स्ट्रेस। केन ने सोचा, हर चीज का एक नाम नजर आता है। 1 से 10 के पैमाने पर कोई कार्य करने के तनाव के बारे में सोचिए, बॉब ने कहा। जब हमने पानी के पार दिशा बदलना शुरू किया था तो आपका तनाव स्तर शायद 2 और 4 के बीच था। इसे स्ट्रेचिंग लेवल कहा जाता है, जहां आपको अपने आरामदेह दायरे से बस थोड़ा सा बाहर थकाया जाता है। जब आप इसके आदी हो गए तो ये आपका नया आरामदेह बन गया, क्योंकि अब उसमें कोई असली तनाव नहीं था। क्या ये कहना न्यायसंगत होगा? बिल्कुल, केन ने कहा। फिर मैंने गति बढ़ा दी, आपको एक बार फिर से 2 और 4 के बीच कहीं पर धकेल दिया, ठीक है? हाँ, मैंने इस बात में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, आपने यही किया था। फिर जब मैंने आपको पतवार फेरने वाली मुट्ठियां थमाईं तो आप उस तनाव को किस स्तर पर रखेंगे? ओह, कम से कम 5, शायद 6 या 7 भी, केन ने स्वीकार किया। मुझे ऐसे ही उम्मीद थी, बॉब ने सिर हिलाते हुए कहा। इसे ट्रेन यानी अत्यधिक दबाव का स्तर कहा जाता है। खैर, वो तनाव के उस स्तर पर धकेलना आपके लिए अच्छा है, वरना आपके पास सही समर्थन हो, एक कोच, एक सहकर्मी, परिवार का कोई सदस्य, एक मार्गदर्शक, एक चतुर मित्र हो जो बेलगास सिझाई देता हो। ये एक बहुत अच्छा नाविक है जिसके पास कम से कम 10,000 घंटे का अनुभव हो। केन ने अपनी प्रशंसा को मुस्कुराकर व्यक्त किया। बॉब ने स्वीकारोक्ति में सिर झुकाया और बोले, लेकिन सावधान रहें, अगर आप खुद को उस स्तर के ऊपर जाने के लिए विवश करते हैं तो आप टूटने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। खुद को चरम सीमा पर चुनौती देंगे तो आपके पास चाहे जितना समर्थन हो, आप उस तनाव को नहीं झेल पाएंगे। केन को नावों और पैट की सलाह याद आ गई कि छोटी शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सलाह और भी महत्वपूर्ण लगने लगी थी। वे चट्टानी टापू के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। केन को उस पर एक छोटा सा ढांचा दिखा, मौसम की मार खाई एक छोटी सी इमारत जहां से सारा नज़ारा दिखता था। दरअसल वे 2 पुरानी झूलने वाली कुर्सियां, एक जालीदार झाला और एक जाली थी। करीब कुल 2 टापू थे जिन पर सुंदर बंगले और स्विमिंग पूल वाले बड़े घर थे। अगर बॉब चट्टानों के इस अजीब और बेजान झुंड से गुजरते थे तो इतनी ज्यादा समानदर्शिता होती, लेकिन उन्होंने नाव को घाट पर ले जाकर लकड़ी की एक छोटी जेटी से बांध दिया। फिर वे दोनों नाव से उतर गए और चट्टानों पर चढ़ते हुए इमारत की ओर बढ़ने लगे। केन सीखने और बेहतर बनने के उन अवसरों के बारे में सोचने लगा जो उसने अतीत में खो दिए थे। अब उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे अवसरों को जकड़ लिया था। कई लोग उसके मुकाबले कई प्रकाश वर्ष आगे थे और इससे उसे हताशा होने लगी थी। बॉब धीमे हो गए। अब वे दोनों आजू बाजू चल रहे थे। बॉब के शब्दों से ऐसा लगा जैसे वे जानते थे कि केन उस वक्त क्या सोच रहा था, क्या महसूस कर रहा था। आप जानते हैं केन, मैं सारा समय अपनी तुलना दूसरों से किया करता था, लेकिन अंत में मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत उपयोगी नहीं था, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई मुझसे बेहतर होता था।
कैन के भाव भाव से उसकी हैरानी साफ दिख रही थी कि इतना शक्तिशाली, इतना सम्मानित व्यक्ति थी इस तरह महसूस कर सकता था। बॉब ने आगे कहा, जब मैंने अपनी तुलना खुद से करना शुरू किया तब कहीं ज्यादा मैं आखिरकार इसमें सचमुच इसे समझ पाया और सचमुच इसे हासिल करना शुरू कर दिया। शायद आपको भी अपनी तुलना खुद से करना ज्यादा उपयोगी लगेगा। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाएं। अपनी तुलना खुद से करना उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाए। कैन को चट्टानों पर पैरों की पकड़ बनाने के लिए नीचे देखना पड़ा। बॉब ने कहा, आप ये यात्रा वाहन से शुरू नहीं कर सकते जहां कोई दूसरा आपके आगे खड़ा है। वहां से शुरू नहीं कर सकते जहां आप सोचते हैं कि वे भविष्य में पहुंचेंगे। आप यात्रा वहां से ही शुरू नहीं कर सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बॉब ने उनकी ओर इशारा किया जहां वे जा रहे थे और फिर अपने पैरों के नीचे की चट्टानों को देखते हुए कहा, आपको तो ये यात्रा वहां से ही शुरू करनी पड़ती है जहां आप इस वक्त हैं। आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में क्या आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है? कैन ने पूछा। अच्छा, अच्छी चीज है, लेकिन यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो यह खास तौर पर उपयोगी रणनीति नहीं है, बॉब ने जवाब दिया। हम में से बहुत ज्यादा लोग सकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन किसी ऐसी योजना पर अमल नहीं करते हैं जो हमें सपने साकार करने की दिशा में ले जाने वाले कार्य करने के लिए विवश कर दे। आप सिर्फ इच्छा नहीं कर सकते, आपको कार्य करना होता है। आइए आपको एक उदाहरण देता हूं, बॉब ने आगे कहा। जब वे शीश पर पहुंचे और अपनी कुर्सियों से सीधे ले गए जहां से वे पानी के पार देखने लगे, नज़ारा इतना सुंदर था कि वे चढ़ाई साथ में तर्क रख रहा था। मैंने एक बार कॉलिन पाउल का व्याख्यान सुना। उन्होंने एक बार एक सेकंड लेफ्टिनेंट की कहानी बताई जो बहुत महत्वाकांक्षी था और जनरल बनना चाहता था। एक रात को लेफ्टिनेंट ने ऑफिसर्स क्लब में बर्फ पर जनरल को देखा। वो उनके पास आकर बोला कि माफ़ करें, लेकिन कोई जनरल कैसे बनता है? बेटा, तुम्हें कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है। तुम्हें नई और शारीरिक साहस होना चाहिए। जिस दिन तुम थके हो, जब तुम बुरी तरह थके हो, लेकिन तुम्हारी थकान कभी दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें डर लगेगा, लेकिन तुम्हारा डर कभी नजर नहीं आना चाहिए। तुम्हें हमेशा उल्टे लीडर होना पड़ता है। लेफ्टिनेंट इस सलाह से बहुत रोमांचित हो गया। धन्यवाद सर, उसने कहा। इस तरह मैं जनरल बन सकता हूं? नहीं, जनरल ने कहा। इस तरह तो तुम सिर्फ लेफ्टिनेंट बनते हो। फिर तुम उसे बार बार दोहराते रहोगे तो अंततः जनरल बन जाओगे। तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की कुंजी ये जानना है कि आप कहां जाना चाहते हैं, और वहां पहुंचने के लिए अपनी कोशिश से कार्य करने की जरूरत है, और फिर लगन व प्रयास आपको वहां पहुंचा देंगे। हाउ कैन, यही बात है। बॉब ने अपने छोटे बालों पर हाथ फेरा और आगे बढ़ा। वो वक्त ये सुनना भी मायने रखता था, क्योंकि मैं दरअसल काफी उतावला था। मैं जवाबों की तलाश में था। ये बरसों पहले की बात है, जब तुम छोटे बड़े थे। बॉब ने कैन को देखने के बाद कहा, मैंने एक व्यवसाय खड़ा कर लिया था जिसे तुमने तेजी से फैला भी लिया था। जल्द ही मैं ऐसा इंसान बन गया था जिससे लोग अपनी तुलना करते थे। फिर मेरा व्यवसाय आर्थिक भंवर में फंस गया। मुझे इस बात पर गर्व था कि मैं हमेशा अपने वेटरन्स का भुगतान 30 दिन में कर देता था, लेकिन जब मैंने बही खाते देखे तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। कैन, मेरी नेटवर्थ अचानक बहुत ज़्यादा नकारात्मक इलाके में पहुंच गई थी। मेरा पहला विवाह बिखर रहा था। मेरे बड़े बेटे मुझसे बात नहीं करते थे। फिर एक दुराना तूफान आया और उसने मेरी नाव तबाह कर दी। मैं हार मान की कगार पर था। पूरी जीवन में मैं कभी इतना निराश नहीं था। आपको तो ये यात्रा वहां से शुरू करनी पड़ती है जहां आप इस वक्त हैं। वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। पावल ने वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। ये सचमुच मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं जानता था कि मुझे ठीक नहीं करने की ज़रूरत थी। मैंने अपने सभी वेटरन्स से संकेत किया और बताया कि मैं धीरे धीरे उन सभी का भुगतान कर दूंगा। मैंने एक ठोस योजना बनाई, केवल अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा करने की ही नहीं, बल्कि दीर्घकाल में इसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाने की भी, बॉब ने कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मिठाई खाने जितना आसान काम था। ऐसे दिन थे जब मैं प्रार्थना करता था कि मेरे किसी कर्जदार का गैर जिम्मेदार जवाब दे जाए और वो मुझे दिवालियापन और धोखा दे, ताकि मैं इतनी कड़ी मेहनत से छुटकारा पा सकूं। लेकिन मैं हर दिन अपने बिस्तर से उठा और कड़ी मेहनत करता रहा। कैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। कई बार इसका मतलब कड़ी मेहनत ही होता है। जब मैं ये सब झेल रहा था तो मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, जिसके पास खोने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा था, और उसने खो भी दिया। उसने अपना जेट विमान दिया और NFL टीम में अपनी हिसाबेदारी भी गंवा दी। रियल एस्टेट में मंदी के कारण उसकी संपत्तियों का मूल्य एक महीने में $10 लाख की दर से कम हो रहा था, जिसकी तुलना में मेरे कर्ज चिल्लरों जैसे लगते थे।
मैं अपने लैंडस्केप गार्डनर साले से भी बात करता था, जिसका कारोबार मंदा चल रहा था। वे इस हालात में थे कि वो अपनी कार की किस्त चुकाने के लिए घुजूझ रहे थे, जो हर महीने लगभग $400 थी। क्या आप जानते हैं, डॉलर की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। हम सभी दबाव महसूस कर रहे थे और हम सभी को एक ही विकास की जरूरत थी। सबसे पहले बैठ जाना और सटीकता से पता लगाना कि हम कहाँ हैं। मुझे वहां जांच करनी पड़ी कि मैं कहाँ खड़ा हूं और कंपनी कहाँ खड़ी है। इसके लिए तथ्यों का निर्मम आकलन करने की जरूरत थी, जिसे मैंने कुछ समय तकल्लुफ़जनक ढंग से नज़रअंदाज किया था। मैं आलम संतुष्ट और अति विश्वास से विकसित बन गया था। मुझे सटीकता से ये पता लगाना था कि हर चीज़ कहाँ खड़ी है। इसके बाद मुझे एक योजना बनानी थी और अपना सिर नीचे झुकाकर हर दिन कड़ी मेहनत करनी थी, जब तक कि मैं वो हासिल ना कर लूँ जो मैं हासिल करने के लिए निकला था। मुश्किल रहा होगा, केन ने कहा। क्या ये सबसे मुश्किल चीज़ है जो आपने की? नहीं, सबसे मुश्किल चीज़ मैंने आज तक ये की है कि मैंने एक मित्र से मदद मांगी। रियल एस्टेट वाले मित्र से नहीं, बल्कि एक दूसरे मित्र से। मैंने हमेशा खुद चीज़ें की हैं। मैं आत्मनिर्भर किस्म का हूँ। मुझे यकीन था कि मैं हर चीज़ अकेले ही सुलझा सकता हूँ, ठीक है? ये सही नहीं था। मैंने सलाह मांगी और वो कारगर रही, क्योंकि उसने मेरे व्यवसाय का निर्मम आकलन करने और एक योजना बनाने में मेरी मदद की, ताकि मैं उस झमेले से बाहर निकल सकूं जिसमें मैं फंसा हुआ था। सबसे मुश्किल चीज़ मैंने आज तक ये की है कि मैंने किसी से मदद मांगी। जाहिर है, जब मैंने मदद मांगी तो मुझे लग रहा था कि कोई आकर मुझे मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि जब आप ऐसे समय में होते हैं तो बाहरी मदद खोजना तो समझदारी का काम है, लेकिन आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे आपके लिए हर चीज़ कर देंगे। कोई मदद नहीं करता, सब कुछ आपको ही करना होता है। बॉब ने छोटे टापू पर चारों ओर देखा। मैं दिनों यहाँ आता था, सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए, कार्य की तैयारी करने और दैनिक कड़ी मेहनत से अवकाश लेने के लिए। वे सारी योजनाएं जो आपने बनाई, वो सारी कड़ी मेहनत जो आपने की, सुविचारित अभ्यास के घंटे, उन्होंने ही आपको वो सफलता दिलाई जो आपके पास आज है, केन ने धीरे से कहा। बॉब ने उनकी सहमति में सिर हिलाया और शीटी डेन को देखने लगे। उनका संदेश स्पष्ट था, आप भी ये कर सकते हैं।